My dear students, welcome to Asian classes. Today we are going to start our next poem, The Voice of the Rain, composed by Walt Whitman. इनका जन्म 31 मई 1819 को हुआ। ये एक अमेरिकन पोइट थे। इसके अलावा वे एक एसेसिस्ट और जर्नलिस्ट भी रहे। इनको फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। अब बच्चों, फ्री वर्स क्या होती है? वर्स मतलब होता है पोएम, और जब भी कोई पोएम लिखी जाती है तो इसका कोई रूल और रेगुलेशंस होता है, और पोइट द्वारा उस रूल और रेगुलेशन को पोएम लिखते समय फॉलो किया जाता है। जैसे मीटर का यूज़ करना, राइम स्कीम का यूज़ करना या पोइटिक डिवाइस का यूज़ करना। लेकिन ऐसी पोएम जिनमें ना तो मीटर का यूज़ किया जाता है और ना ही किसी प्रकार की राइम स्कीम का यूज़ किया जाता है, दोनों ही चीज़ें जिसमें यूज़ नहीं होती उसे फ्री वर्स कहते हैं। और आज जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं, द वॉइस ऑफ द रेन, ये भी फ्री वर्स में ही लिखी गई है। तो बच्चों, पहले हम जान लेते हैं इसकी थीम के बारे में। वॉइस का मतलब होता है आवाज़, और रेन का मतलब होता है वर्षा, यानी वर्षा की आवाज़। इस पोएम के अंदर पोइट और रेन के बीच में है एक इमेजिनरी कन्वर्जेशन चलता है, जिसमें पोइट है वो रेन से पूछता है कि तुम कौन हो, और रेन भी है वो अपनी वॉइस में आवाज़ बताती है कि, और उसके क्वेश्चन का आंसर देती है कि वो कौन है, उसका जन्म है वो कैसे हुआ है और उसका उद्देश्य क्या है। आखिरी स्टेंजा के अंदर पोइट है वो सॉन्ग और रेन का है वो कंपैरिजन करता है कि दोनों किस तरह से हैं वो सिमिलर हैं। और इसमें पोइट ने है वो एक तरह से वाटर साइकिल, जो आपने साइंस की क्लास में पढ़ा ही होगा, उसको है वो पोएम के रूप में है वो डिस्क्राइब किया है। तो बच्चों, पढ़ते हैं हम इसे लाइन टू लाइन और एक्सप्लेन करते हैं। एंड वो आर्ट दाउ, said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer, as her translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal, I rise impebble out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same. जब बारिश हो रही है तो पोइट के दिमाग में अचानक, क्योंकि वो उसको बारिश का मौसम है वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो पोइट है वो बारिश जो हो रही है उससे पूछता है, Who are you? आर्ट का मतलब यहाँ पर है आर, और दाउ का मतलब है यू। ये दोनों ही आर्काइक वर्ड है जो आजकल हमारी इंग्लिश में यूज़ नहीं होते हैं। तो वो पूछता है, Who are you? तुम कौन हो? Said I to the soft falling shower. मैंने कहा, यहाँ पर आई कौन है? पोइट। पोइट ने है वो सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सॉफ्ट मतलब धीरे धीरे, फॉलिंग मतलब गिरती हुई, शावर मतलब रेन, जो धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश हो रही थी, उससे है वो पोइट पूछता है कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, और जो यानी जो बारिश है वो स्ट्रेंज टू टेल, बहुत बताने में पोइट को अजीब लग रहा है। स्ट्रेंज होता है अजीब, कि पोइट को बहुत आश्चर्य होता है और वो बताते हुए भी उसे अजीब लग रहा है। गैव मी एन आंसर, गैव मतलब देती है, मी मतलब पोइट को, वो पोइट को है वो एक आंसर देती है, एज हियर ट्रांसलेटेड। और जो वो रेन आंसर देती है वो अपनी वॉइस में आंसर दे रही है, परंतु पोइट ने है वो हमें उस वॉइस को वो पहचानता है, समझता है, और उसे ट्रांसलेटेड करके है वो हमें यहाँ बता रहा है कि रेन का क्या जवाब आता है जब वो रेन से पूछता है कि Who are you? I am the poem of earth and said the voice of the rain. तो उस बारिश की आवाज़ ने क्या कहा? आई मतलब मैं यहाँ पर कौन है? रेन, कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ अर्थ, यानी इस धरती की है वो पोएम, यानी कविता हूँ। मैं इस धरती की, इस पृथ्वी की कविता हूँ, और वो अपनी आवाज़ में है वो उत्तर देती है। बच्चों, इस लाइन के अंदर है वो पर्सोनिफिकेशन। अगर हम पोइटिक डिवाइस की बात करें तो पर्सोनिफिकेशन का यहाँ पर पोइट ने यूज़ किया है। अब बच्चों, पर्सोनिफिकेशन होती क्या है कि ऐसी नॉन लिविंग थिंग जिनको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है
कि वो ह्यूमन बीइंग है तो इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर रेन है वो बारिश है, ठीक है, और रेन से है वो साउंड निकलती है, जब बारिश जब होती है तो साउंड आती है, ना कि वॉइस है वो ह्यूमन बीइंग में होती है। तो यहाँ पर पोइट है वो रेन को इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, उससे बात कर रहा है जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग है, और रेन भी है वो अपनी आवाज़ के अंदर है वो आंसर दे रही है। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज़ है वो पोइट ने किया है। अब बच्चों अगर हम इस लाइन में जाते हैं, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, तो वो ये कहती है कि मैं कविता हूँ इस पृथ्वी की। तो यहाँ रेन का जो कंपैरिजन है वो किससे किया गया है? पोएम से, कविता से। और इस तरह का जब कंपैरिजन वाक्य के अंदर होता है तो इसे पोएटिक डिवाइस में मेटाफर कहते हैं। अब कंपैरिजन है वो दो तरह से होते हैं, एक तो सिमली के अंदर भी कंपैरिजन होता है और एक मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है। सिमली में बच्चों एज, लाइक और सो वर्ड का यूज़ किया जाता है जब कंपैरिजन किया जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, जैसे यू आर एज ब्रेव एज लॉइन। तो यहाँ पर यू की तुलना है वो लॉइन के साथ की गई है और साथ में एज वर्ड का यूज हुआ है। तो जब इस तरह की तुलना होती है जिसमें एज, लाइक या सो वर्ड का यूज हो तो उसमें सिमली होती है। अब मेटाफर क्या होता है? जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इसमें एज या लाइक वर्ड का यूज है वो नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल, ही वाज द लॉइन ऑफ पंजाब, कि वह पंजाब का शेर है। तो यहाँ पर है वो डायरेक्ट कंपैरिजन है वो उसका लॉइन के साथ किया गया है, लेकिन एज या लाइक वर्ड का यूज है वो यहाँ नहीं हुआ है, तो ये मेटाफर होता है। तो ये डिफरेंस होता है बच्चों दोनों में। तो इस लाइन के अंदर है वो रेन की तुलना है वो पोएम से की गई है और ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो इसमें ये मेटाफर है। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। इंटरनल आई राइज इम्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी अपवर्ड टू हेवन। इंटरनल मतलब निरंतर, फॉरएवर, मतलब मैं निरंतर बनी रहती हूँ। निरंतर का मतलब ये है कि जो बारिश है, जो रेन है, वो कभी भी है वो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि पानी होता है वो किसी ना किसी अवस्था में बना रहता है, चाहे वो बर्फ़ के रूप में है, चाहे वो गैस के रूप में, भाप के रूप में है या पानी के रूप में है, तो वो हमेशा बना रहता है। आई राइज, आई मतलब रेन कहती है, मैं राइज मतलब उठती हूँ। इम्पेबल होता है बच्चों अनटचेबल, जिसको हम छू नहीं सकते, जो अदृश्य होता है, यानी जिसे छुआ नहीं जा सकता। आउट ऑफ द लैंड, आउट मतलब मैं बाहर आती हूँ, लैंड यानी भूमि से, जमीन से, इसका मतलब है जमीन से। एंड द बॉटमलेस सी, बॉटमलेस का मतलब यहाँ पर है अथाह, बहुत ज़्यादा गहराई। सी का मतलब होता है समुंदर। ठीक, मैं बॉटमलेस सी यानी मैं समुंदर और ज़मीन से है वो बाहर उठती हूँ, बाहर की ओर उठती हूँ और मुझे कोई भी है वो टच नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अदृश्य होती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, और हेवन मतलब यहाँ पर, हेवन का मतलब वैसे तो स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ हेवन का मतलब है आकाश। मैं आकाश की ओर है वो अपवर्ड यानी ऊपर उठती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ समुद्र की गहराई को शो करने के लिए पोइट ने है वो बॉटमलेस वर्ड का यूज़ किया है। बॉटमलेस मतलब होता है कि जिसका कोई पैंदा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि समुद्र का कोई पैंदा ना हो, तो कहीं ना कहीं तो समुद्र में नीचे आकर ज़मीन आती है, लेकिन पोइट ने यहाँ गहराई को शो करने के लिए बॉटमलेस का वर्ड का यूज़ किया। तो बच्चों जब इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं जो इनमें हाइपरबोल है, अगर हम पोएटिक डिवाइस की यहाँ पर बात करते हैं तो हाइपरबोल का यूज़ है वो पोइट ने यहाँ पर किया है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि समुद्र का पैंदा ना हो, तो परंतु अपनी गहराई को, कि ये समुद्र बहुत ज़्यादा गहरा है, उसे शो है वो पोइट ने यहाँ पर किया है। वेंस, जहाँ, वैगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड यिट द सेम, और जहाँ मैं क्या करती हूँ, वैगली मतलब अनिश्चित, मैं अनिश्चित फॉर्म ले लेती हूँ, आकार ले लेती हूँ। जब
पानी है वो ज़मीन से, समुद्र से है वो उठता है, इवेपोरेट होकर है वो आकाश की ओर जाता है। तो आकाश में जाकर वो पानी जो भाप होती है वो किस में बदल जाती है, क्लाउड में, बादल में बदल जाती है। और वहाँ पर बादल है वो एक आकार के नहीं होते, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, तो वो एक अनिश्चित आकार है वो ले लेती है और ऑल टुगेदर चेंज्ड, और पूरी तरह से बदल जाती है। चेंज मतलब बदल जाती है, मतलब वो पानी की जो अपना वाटर साइकिल होता है उसमें है कि समुंदर और जो ज़मीन होती है उसमें पानी है वो सूरज की रोशनी में है वो वाष्पीकृत होता है और इवेपोरेट होकर है वो पानी ऊपर चला जाता है, जहाँ पर है वो एक बादल के रूप में है वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और बाद में है वो बारिश के रूप में वापस ज़मीन पर आ जाता है। तो यहीं पर वो रैन कह रही है कि मैं समुंदर से और ज़मीन से है वो उठती हूँ और फिर आकाश में चली जाती हूँ, जहाँ पर है वो मैं अनिश्चित आकार ले लेती हूँ और पूरी तरह से बदल जाती हूँ। लेकिन यट द सेम, परंतु मैं फिर भी वो सेम ही रहती हूँ, मतलब पानी पानी ही रहता है, वो उसका रूप बदल जाता है, उसकी अवस्था बदल जाती है, लेकिन फिर भी वो सेम रहती है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट एटोमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। आई, फिर रैन कहती है, डिसेंड मतलब नीचे आना, कि फिर मैं नीचे आती हूँ। टू लैव, लैव मतलब वाश, धोना, और धोती हूँ। द ड्रॉट होता है बच्चों सूखा, जहाँ पर पानी की कमी हो उस जमीन के लिए यूज हुआ है। एटोमीज होते हैं छोटे कण, छोटे छोटे आप कण कह सकते हो कि छोटे छोटे कण। डस्ट लेयर, डस्ट होती है धूल और लेयर होती है परत, जो धूल की जो परत है उसके लिए डस्ट लेयर। ऑफ द ग्लोब, ग्लोब का मतलब अर्थ, यानी मैं नीचे आती हूँ धोने के लिए, यानी जो सूखी ज़मीन है उसे, जो उसको है वो वापस हरा भरा करने के लिए। जो हमारे चारों ओर के छोटे छोटे कण हैं वो धूल के जो हमारे चारों ओर उड़ते रहते हैं, उन्हें है वो वापस ज़मीन पर लाने के लिए। और धूल की परत जो हमारे चारों ओर नेचर पर, पेड़ पौधों पर जो एक धूल की परत छा जाती है, वो जब बारिश आती है तो वो सारी धूल है वो उतर जाती है और सारा वातावरण है वो साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से वो रेन कहती है कि मैं सब चीज़ों को है वो धो देती हूँ इस ग्लोब पर, इस अर्थ पर, और सब कुछ है वो क्लीन कर देती हूँ, प्योरीफाई कर देती हूँ। एंड ऑल दैट in them without me were seeds only latent and unborn। और वो सब without me, without मतलब बिना, me मतलब मेरे, बिना मेरे वो सब were seeds, seeds होते हैं बीज, latent मतलब छिपे हुए, और unborn मतलब अजन्मे। क्योंकि जब बिना पानी के जो बीज ज़मीन पर गिरे होते हैं, ज़मीन में गहराई में दबे होते हैं, अगर उनको पानी नहीं मिलता तो वो कभी भी अंकुरित है वो नहीं होते हैं। लेकिन जब बारिश ज़मीन पर आती है तो उन बीजों को है वो पानी मिल जाता है और वो बीज है वो अंकुरित हो जाते हैं और ग्रो करने लग जाते हैं। तो वो कहती है कि मेरे बिना वो बीज है वो केवल बीज ही बनकर रह जाते हैं, और जो कि ज़मीन में लटेंट यानी छिपे होते हैं और जिनका अभी अंकुरण नहीं हुआ है, जिनका अभी जन्म नहीं हुआ है। अगर वो मैं ना हूँ तो वो बीज बीज ही रहता है, कभी भी है वो पेड़ या पौधे में नहीं बन पाते हैं। एंड फॉर एवर, और लगातार, बाई डे एंड नाइट, मैं दिन और रात, मतलब दिन और रात मैं लगातार, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओवन ओरिजिन। अब मैं देती हूँ लाइफ मतलब जीवन, टू माई ओवन ओरिजिन। अब ग्रेन का ओरिजिन क्या है? ये अर्थ है, क्योंकि इसका निर्माण है, इसका जन्म है वो इस अर्थ से ही हुआ है। तो वो कहती है कि मैं उसी को जीवन देती हूँ वापस, बैक मतलब वापस उसी को जीवन देती हूँ जहाँ से मेरा क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है, जहाँ जो मेरा जन्म स्थल है उसी अर्थ को मैं वापस जीवन देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और इसे प्योर बना देती हूँ और सुंदर बना देती हूँ, क्योंकि बारिश के आने के बाद है वो वातावरण है वो बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। आसपास की जो नेचर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आती है, सब कुछ है वो साफ़ हो जाता है, जो डस्ट की लेयर है वो हट जाती है और सब कुछ है वो हमें बहुत ही सुंदर दिखाई देने लग जाता है।
तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। बच्चों ये लाइन जो लास्ट 3 लाइन है वो पोइट ने है वो ब्रैकेट में लिखी है, तो ये इस पोइट्री का पोइम का हिस्सा नहीं है, बल्कि पोइट है वो अपने ही थॉट है वो यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। और वो यहाँ पर है वो रेन और सॉन्ग का है वो आपस में कंपैरिजन कर रहा है कि किस तरह से रेन और सॉन्ग है वो सिमिलर रहते हैं। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked and or unwrecked, duly with love return. For song, वो कहता है कि जैसे संगीत होता है, गीत होता है, issuing from the birthplace, वो issuing मतलब यहाँ पर है बाहर निकलना, वह अपने जन्म स्थल से है वो बाहर निकलता है। अब संगीत के बाहर निकलने की जगह कौन सी है? वो है संगीतकार के हृदय से निकलता है, या कोई गीतकार है तो उसके हृदय से निकलता है, कोई कविता है तो वो पोइट के हृदय से निकलती है। तो इस तरह से उसका बर्थ प्लेस है वो उसको गाने वाला गीतकार संगीतकार होता है। तो वहाँ से जब वो बाहर निकलता है संगीत आफ्टर फुलफिलमेंट, और वह अपनी फुलफिलमेंट होता है अपना उद्देश्य पूरा करना, और अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद, आफ्टर मतलब बाद में, वंडरिंग मतलब वो संगीत है वो चारों ओर फैल जाता है, सभी के द्वारा सुना जाता है, तो वो चारों ओर है वो फैल जाता है, अपने उद्देश्य को पूरा करता है। रेक्ट एंड अनरेक्ट, अब संगीत है वो जब फैल जाता है तो शायद कोई उसे पसंद करेगा, कोई उसे ना भी पसंद करे, कोई उसे सुनना चाहेगा और कोई उसे ना भी सुनना चाहे। तो रेक्ट का मतलब होता है प्रवाह करना, अनरेक्ट का मतलब प्रवाह नहीं करना। तो चाहे उसे कोई सुने चाहे उसे ना सुने, ड्यूली विद लव रिटर्न, परंतु अंत में, ड्यूली मतलब यथावत, जैसे वो गया था संगीत बाहर निकला था वैसे ही है वो अपने प्यार के साथ है वो रिटर्न, अपने बर्थ प्लेस पर है वो रिटर्न हो जाता है। तो इस तरह से है वो पोइट इन लाइनों में कहना चाहता है कि रेन ओरिजिनेट फ्रॉम द वाटर वेपर्स, कि बारिश होती है वो पानी की भाप से निकलती है, वहीं से ओरिजिनेट होती है। इट राइज टू द स्काई एंड फ्रॉम देयर इट फॉल डाउन ऑन द अर्थ एंड हेल्प द लाइफ टू एग्जिस्ट एंड फ्लोरिश। सेम थिंग्स यही होती है पोइम में भी। द पोइट्री ओरिजिनेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोइट एंड गोज टू डिफरेंट पीपल एंड वो एप्रिसिएट एंड क्रिटिसाइज इट, बट इन द एंड लव कम्स फॉर द पोइट फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। तो बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से है वो पोइट ने है वो रेन की वॉइस है वो यहाँ पर एक्सप्लेन की है, और आई होप आपको ये पोइम बहुत पसंद आई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।